डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारत के राज्य की प्रकृति और लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, इसको समझने के बाद में ही हम भारतीय लोकतंत्र, यहाँ की संसदीय शासन व्यवस्था और यहाँ की जातिगत व्यवस्था और जो अन्य चीज़ें हैं उनके बारे में समझ पाएंगे। सबसे पहले राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित समकालीन विचारधारा के रूप में राज्य की प्रकृति का विषय एक जटिल विषय है। राज्य की किसी भी एक चिरस्थायी धारणा या प्रकृति पर पूछना असंभव है कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी। वो सब किस पे निर्भर करता है? समय और परिस्थितियों के आधार पर सब चीज़ें डिसाइड होती हैं और भविष्य में होता रहेगा। ऐसा होना स्वाभाविक भी है। जहाँ तक राज्य की विशेष प्रकृति का प्रश्न है, राज्य एक ऐतिहासिक इकाई है। सामाजिक, आर्थिक और अन्य भौतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ही इसमें बदलाव आता है। यानी कैसा समाज है, कैसी आर्थिक स्थिति है और अन्य भौतिक परिस्थितियाँ कैसी, यानी भौगोलिक वातावरण कैसा है। जैसे छोटा राज्य है, जनसंख्या कम है, तो वहाँ एकात्मक शासन देखा जाता है। जहाँ बड़ी जनसंख्या है वहाँ संघात्मक शासन देखा जाता है। तो राज्य की प्रकृति किस पर निर्भर कर रही है? सामाजिक, आर्थिक और अन्य भौतिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ही उसमें बदलाव आता है। यानी उनके आधार पर ही राज्य की प्रकृति डिसाइड होती है। इसके वास्तविक अध्ययन के लिए हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं को भी समझना होगा जिसकी अभिव्यक्ति राज्य के माध्यम से हुई। भौतिक परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तनों के रूप में अभिव्यक्त हुए, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों का स्वरूप भी बदलता गया। परंतु ये भी सत्य है कि राज्य कोई वस्तु नहीं है, बल्कि नियमों, तरीकों और भूमिकाओं की वह व्यवस्था है जो उसमें रहने वाले व्यक्तियों द्वारा संचालित होती है। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के हितों और विचारों के अनुरूप ही राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप निर्धारित होता है। यानी समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं, हित हैं और विचार हैं, उनके अनुसार ही राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप निर्धारित होता है। राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति या उसके यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए हमें राज्य के दार्शनिक, ऐतिहासिक, आर्थिक स्वरूप, सामाजिक वर्गों, उत्पादन की प्रचलित प्रणालियों और निर्दिष्ट सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रभुता एवं अधीनता के संबंधों को समझना होगा तथा इस बात को भी समझना होगा कि प्रभुता और अधीनता का संबंध असंख्य बाह्य परिस्थितियों, जलवायु एवं भौगोलिक प्रभावों, सामाजिक विचित्रताओं, ऐतिहासिक प्रभावों आदि के फलस्वरूप अनंत विभिन्नताओं को व्यक्त कर सकता है। राज्य की प्रकृति के अध्ययन के मूलभूत दृष्टिकोण उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रभावित, क्योंकि विश्व में जो सबसे ज़्यादा विचारधारा प्रचलित है वो उदारवादी और मार्क्सवादी। उदारवाद और मार्क्सवादी विचारधारा क्या है? उदार यानी खुला दृष्टिकोण, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में खुला दृष्टिकोण अपनाने वाली विचारधारा ही क्या है? उदारवाद। जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, वहाँ लोगों को अधिकार मिले हुए हैं, वो अपने हिसाब से जीते हैं, उनका समाज अपने हिसाब से जी रहा है, खुली स्वतंत्रता है। मार्क्सवादी क्या है कि जो मार्क्स के विचारों पर आधारित है, वो मार्क्सवादी विचारधारा जिसमें साम्यवाद यानी समानता को प्रमुख स्थान दिया गया। संविधान का विश्लेषण और शासन प्रणाली की प्रकृति उदारवादियों द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण विधि है। संविधान में वर्णित संस्थाओं तथा इनके कार्यों के आधार पर राज्य की प्रकृति को लोकतंत्रात्मक राज्य, कल्याणकारी राज्य, निरंकुश राज्य आदि के रूप में घोषित किया जाता है। सामान्यतः शासन प्रणाली का स्वरूप राज्य की प्रकृति को दर्शाता है, लेकिन यह सत्ता के सामाजिक आधार और इसके वैधिकरण के औचित्य की प्रकृति को पूर्णतः व्यक्त नहीं करता है। अतः संविधान का विश्लेषण करते समय उसके उपबंधों का विश्लेषण और उन्हें लागू करने के तरीकों के साथ साथ इसकी भूमिकाओं का भी निर्धारण किया जाना आवश्यक है। तभी राज्य की प्रकृति को सही तरीके से समझा जा सकता है। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार
राज्य समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। उसका जन्म वर्गों और वर्ग संघर्ष के उदय के कारण हुआ तथा किसी भी वर्ग विभाजित समाज में राज्य एक तटस्थ शक्ति के रूप में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए राज्य कई मायनों में पक्षतापूर्ण ढंग से कार्य करता है। उसके कार्यों की प्रवृत्ति किसी निर्दिष्ट व्यवस्था में प्रभुत्व संपन्न वर्गों के हितों के अनुकूल होने की होती। ये प्रधान वर्गों पूंजीपति और भूमि पर स्वामित्व होता है, वही वर्ग राज्य की आधारशिला कहा जाता है। भारतीय राज्य सभी वर्गों का राज्य नहीं कहा जा सकता। ज्यादातर नीतियां शक्तिशाली वर्ग को फायदा पहुंचाती हैं। उसका बाह्य रूप लोकतांत्रिक है, परंतु आधारभूत तत्व विशिष्ट वर्गीय। इस तरह की पुष्टि के लिए कसौटियों का प्रयोग किया जाता है। पहला, लोगों का सामाजिक दृष्टिकोण जो राजनीतिक प्रणाली का संचालन करते हैं। दूसरा, संरचनात्मक अनिवार्यता यानी सरकार द्वारा अपनाई गई मूल नीतियां। तीसरा, राज व्यवस्था के प्रभावशाली और अग्रणी व्यक्ति। राज्य की प्रकृति को प्रभावित करने वाला एक अन्य तत्व स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता की धारणा भी है। समकालीन वास्तविकता यह है कि राज्य की प्रकृति का विश्लेषण किसी एक मापदंड से नहीं किया जा सकता। अर्थपूर्ण और समुचित विश्लेषण करने के लिए हमें उपयुक्त सभी मानदंडों पर एक साथ विचार करना पड़ता है। इसके लिए राज्य की सामाजिक संरचना और संस्थागत संरचना के साथ साथ सामाजिक आधार और अंतर्राष्ट्रीय राज्य प्रणाली की स्थिति के अध्ययन की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार राज्य को समझने के लिए राज्य की शक्ति के सामाजिक आधार का भी अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि यही आधार राजनीतिक प्रवृत्तियों पर ज्यादा प्रभाव डालता है। इस तरह राज्य की प्रकृति का मूल्यांकन तथा अध्ययन वर्ग और सामाजिक अंतर्विरोध दोनों के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी प्रकृति के रूप प्रमुख हैं। भारतीय स्वरूप के विश्लेषण के लिए भारत की भौगोलिक परिस्थिति, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, भाषा, संविधान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और आधार भी बनते हैं। इसलिए इनका अध्ययन जरूरी, क्योंकि राजनीति और संविधान एक दूसरे के मूल में रहते हैं, जबकि समाज के केंद्र में राज्य की उत्पत्ति होती है। वहीं राजनीति समाज को प्रभावित करती है। अब भारतीय राज्य की प्रकृति के निर्धारक तत्व। अब भारतीय राज्य की प्रकृति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, उसको हमें समझना बहुत जरूरी। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ की सामाजिक ढांचा, यानी यहाँ की सामाजिक व्यवस्था क्या है, यहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था क्या है, यहाँ के जो धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वो क्या है, यहाँ के जातिगत व्यवस्था क्या है, सांप्रदायिकता की स्थिति क्या है, और देश की एकता और अखंडता की स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है। ये सब राज्य की प्रकृति को डिसाइड करते हैं। देखिए, हम देखें उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो उत्तर से और दक्षिण में भाषा के आधार पर तो भेदभाव ये है। भाषा के अलावा जातिगत विविधताएं, खान पान, रहन सहन, तमाम तरह की विविधताएं हमें दिखाई देती। इसी प्रकार पूर्व और पश्चिम में भी यही स्थिति हमें दिखाई देती। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो एक तरफ हिमालय पर्वत है, दूसरी तरफ है समुद्र तटीय क्षेत्र है, रेगिस्तान है, पहाड़ी क्षेत्र है, पठार है और दलदली क्षेत्र है, वन संपन्न क्षेत्र है। तो ये सब चीजें हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ का जो इतिहास रहा है वो धार्मिक सहिष्णुता का इतिहास रहा है। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो दर्शन है, वो एक जीवन पद्धति पर आधारित है, लोगों को जीवन जीना सिखाता है। तो ये सब चीज़ें हमारे संविधान है, हमारा जो राज्य बना, देश बना, उसकी प्रस्तावना में भी ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। देखिए, प्रस्तावना में क्या है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और संसदीय शासन व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पे जो संसदीय शासन व्यवस्था चली आ रही है वो अंग्रेजों की देन है और इसको भली भांति लोगों ने समझ लिया था, इसलिए वो यहाँ के
परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूल है। मूल अधिकार की व्यवस्था है और लोक कल्याणकारी राज्य है, नीति निर्देशक तो हैं और तमाम तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पे देखी जाती। इकरी नागरिकता है, ये सब हमारे यहाँ पे दिखाई दे जाती है। यहाँ पे देखिए समाजवाद का मिला जुला रूप है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, पंचायत राज है, लोक कल्याण, उदारवाद है, विश्व शांति है, गुटनिरपेक्षता है, सहयोग और सद्भाव है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समानता, जनता की सर्वोच्चता आदि मूल्यों को राज्य के आधार के रूप में प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया है। तो ये मोटी मोटी बातें जो बताई गई हैं उनके आधार पर हमारे राज्य की प्रकृति स्पष्ट होती है। अब इसके बारे में डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे।